12 की इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है हम्पी यानी विजयनगर का स्थापत्य। इस चैप्टर में पिछले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। सबसे पहला वाला जो वीडियो था उसमें हम विजयनगर के शासकों के बारे में हम लोग देख रहे थे। उसके बाद वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा कि विजयनगर में कौन कौन से विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और आज का जो वीडियो है उसमें विजयनगर के स्थापत्य के बारे में देखेंगे, यानी कि वहाँ के किलों के बारे में, वहाँ की सड़कों के बारे में, वहाँ के मंदिरों के बारे में देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर ही है विजयनगर का स्थापत्य, तो अब हम लोग स्थापत्य के बारे में देखेंगे। और विजयनगर के स्थापत्य के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ मिली हैं वो हमें उस काल में आने विजयनगर जाने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के आधार पर ही प्राप्त हुई हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो विदेशी यात्री है, फारस का राजदूत बनकर जो भारत आया था, अब्दुल रज़ाक, उसने विजयनगर के बारे में लिखा है कि विजयनगर में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इन किलेबंदियों द्वारा शहर, कृषि क्षेत्र और जंगल को भी घेरा गया था। कहने का मतलब क्या है कि अब्दुल रज़ाक जो है वो बता रहा है कि विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जिसके शासक विजयनगर की सुरक्षा के लिए संपूर्ण विजयनगर को दुर्गों में विभाजित करते, मतलब दुर्गों से उन्होंने विजयनगर को घेर रखा था। और ये दुर्गों की संख्या कितनी है? 7, यानी 7 पंक्तियों में संपूर्ण विजयनगर को सुरक्षित तौर पर घेरा गया था। और इन किलेबंदियों द्वारा शहर, कृषि क्षेत्र और जंगलों को घेरा गया था। मतलब जो दुर्ग बनाए गए थे उन दुर्गों के अंदर शहरों को, कृषि क्षेत्रों को और जंगलों को सुरक्षित रखा गया था। शहर सुरक्षित रखने का मतलब है कि जैसे भी विदेशी यात्रियों के या फिर विदेशी आक्रमणकारियों के जब भी आक्रमण होंगे या बाहरी हमला जब भी होगा, तो उसमें क्या किया जाएगा कि दुर्गों के द्वारा शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा होगी, दुर्गों के द्वारा कृषि क्षेत्र की सुरक्षा होगी, जंगलों की सुरक्षा होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं तो आक्रमण के दौरान वहाँ के लोगों को तो नुकसान पहुँचाते ही है, उनको मारते ही हैं, लेकिन कभी कभी कृषि क्षेत्र जो होता है, फसलों को नुकसान पहुँचा देना, कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुँचा देना, तो इससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुँचा तो फिर वहाँ के लोगों को संभलने में बहुत अधिक वक्त लग जाता है। तो इसीलिए विजयनगर के जो भी शासक थे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को 7 पंक्तियों में, यानी कि 7 दुर्गों में घेर रखा था, और जिसमें शहर, कृषि क्षेत्र और जंगलों को सुरक्षित रखा गया था। अब हम आगे बात करेंगे कि 7 जो किलेबंदी की गई थी उसमें पहले में क्या था, दूसरे में क्या था। तो जैसे लिखा है कि सबसे बाहर दीवार विजयनगर के चारों ओर की पहाड़ियों को आपस में जोड़कर निर्मित की गई थी। यानी कि पहला जो बाहरी घेरा था उसमें पहाड़ियों को घेर कर बनाया गया था। दीवार में पत्थर को फनाकार टुकड़ों का उपयोग किया गया था जो स्वतः ही जुड़कर अपने स्थान पर टिके हुए थे। मतलब क्या है कि जब यहाँ पे जब यहाँ दीवार का निर्माण किया गया था तो वो दीवारों का निर्माण सिर्फ पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर किया गया था, और वो भी इन पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ने के लिए किसी तरह की सीमेंट का, गारे का या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि टुकड़ों को ही इस तरह से आपस में जोड़ा गया था कि वो इतनी सख्ती से जुड़ गई थी कि उन्हें कोई भी हवा पानी से कोई नुकसान नहीं हो रहा था, और वो आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हुए थे कि उनको गिराना या तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। मतलब क्या है कि सोचिए उस समय का जो लोग थे वहाँ के, उनका फिजिक्स जो होता है, भौतिक शास्त्र कितना मजबूत था, कितनी उनको बारीकी से फिजिक्स यानी कि भौतिकी का ज्ञान था कि 2 पत्थरों को आपस में वो इस तरह से जोड़ दे रहे थे कि बिना गारे और मिट्टी के भी वो आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हैं कि उनको गिराना मुश्किल है। आगे वो कहता है कि इस किलेबंदियों द्वारा खेतों को भी घेरा गया है, जैसा कि मैंने बताया कि खेतों को क्यों सुरक्षित किया गया। अब्दुल रज़ाक आगे बताता है कि पहली, दूसरी और तीसरी जो दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। डोमिंगो पेस ने भी इस बात के बारे में कहा है। वो कहता है कि पहली किलेबंदी में से शहर में प्रवेश करने की दूरी अत्यधिक है। मतलब कि पहला जो प्रवेश किलेबंदी है उसमें घुसने के बाद जो शहर शुरू हुआ है तो वो काफ़ी दूरी से शहर शुरू हुआ है। मतलब किलेबंदी और शहर के बीच में काफ़ी खाली स्थान छोड़ा गया है। बीच में क्या है, खेत और बगीचे हैं। दूसरी किलेबंदी द्वारा नगरीय केंद्र और आंतरिक भाग को घेरा गया है। मतलब पहली किलेबंदी में शहर और खेतों को और बगीचों को जोड़ा गया है, सुरक्षित किया गया है। दूसरी जो किलेबंदी है उसमें नगरीय केंद्र और आंतरिक भाग को घेरा गया है, और तीसरी किलेबंदी में शासकीय केंद्र को घेरा गया है। मतलब सबसे भीतरी जो किलेबंदी है उसके अंदर प्रशासकीय भवन और राजभवन है। विजयनगर दुर्ग में प्रवेश करने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार है। मतलब जो दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार काफ़ी विशाल है। इस प्रवेश द्वार से शहर तथा
शहर तक सड़कें बनाई गई हैं। ये प्रवेश द्वार भी विजयनगर स्थापत्य के प्रमुख नमूने हैं। इनमें मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया गया है। इनके निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। इंडो इस्लामिक शैली मतलब बाहर से जो लोग यहाँ पर, जैसे मुग़ल हैं, सल्तनत काल के सुल्तान हैं, तो उन्होंने अपने साथ जो अपनी शैली वो लेकर आए हैं, वो शैली यानी इस्लामिक शैली जो है और जो भारतीय शैली है, वो दोनों शैली का सम्मिश्रण जो है वो कहलाया इंडो इस्लामिक शैली। तो विजयनगर के में जो प्रवेश द्वार हैं, उनमें जो मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया गया है वो इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। विजयनगर में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। ये सड़कें प्रवेश द्वार से निकलती थी। कुछ सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वारों से निकली हुई थी। सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। सड़कें पहाड़ों से बचाकर घाटियों से निकाली गई थी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कृषि भूभाग को दीवार द्वारा क्यों घेरा गया। तो वस्तुतः ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया, जो कि मैं बता चुकी हूँ। हमने अपनासी नीति के उदाहरण से देखा है कि किस प्रकार बहमनी सुल्तानों ने अपनी राजधानी बीदर से सुरक्षा प्रदान की। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था विजयनगर सुल्तानों ने भी की। चूँकि शत्रु सेनाएं जब भी किले को घेरती थी तो उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने को प्रतिबंधित कर देती थी, ताकि वे आत्मसमर्पण कर दें। मतलब क्या है कि जब भी शत्रु हमला करते हैं तो वो हमले के दौरान जब वो किले में प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले उनकी कोशिश यही रहती है कि वो कृषि क्षेत्र को और जो भी खाद्यान्न क्षेत्र है उसको वो अपने कब्जे में ले लेते थे। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं मजबूर करते थे अपने सामने वाले को कि वो आकर आत्मसमर्पित कर दे, क्योंकि अगर किसी के पास लड़ने के लिए रसद ही ना पहुंचे, रसद का मतलब होता है युद्ध में जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है वो, जिसमें हथियार भी आ सकते हैं, सैनिकों के लिए भोजन भी आ सकता है, उनके लिए वस्त्र भी आ सकता है, उनके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कहलाता है रसद। तो शत्रु सेनाएं जो है वो कृषि सामग्री को, खाद्य सामग्री को और खेती को जब भी वो अपने कब्जे में ले लेती थी तो उसका मकसद यही रहता था कि अपने सामने वाले पक्ष को वो आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दे, क्योंकि वो उनका खाद्य सामग्री और रसद को ही अपने कब्जे में ले लेते थे और ये उनका यह विश्वास था कि वो कितने दिनों तक भूखे पेट लड़ सकेंगे। अब आगे हैं। अब विजयनगर में चूँकि खेती की दीवारों के अंदर था, विजयनगर ने के शासकों ने इसी भय से खेती जो है, कृषि जो है, उसको किलेबंदी कर रखी है और दुर्ग के अंदर रखा है, ताकि शत्रु सेना की घेराबंदी के बावजूद भी खाद्य सामग्री जो है वो किले तक पहुंचते रहे और उनके सैनिकों को किसी चीज़ की कमी ना हो और सैनिक लड़ते रहें। तो अतः विजयनगर के शासकों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और उन्हें अपने बगीचों को किलेबंदी के अंदर रखा, खेतों को किलेबंदी के अंदर रखा। तो ये था विजयनगर की सड़कें और किलेबंदी। हम आगे देखेंगे महानवमी डिब्बा क्या था। इसके बारे में विदेशी यात्री डोमिंगो पेश ने कहा है कि ये जो है वो विजय का भवन है। यह महानवमी डिब्बा शहर में सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित एक विशाल मंच है। इसकी ऊंचाई के बारे में उसने कहा है कि 40 फीट और क्षेत्रफल जो है वो 11,000 वर्ग फीट है। संभवतः महानवमी पर्व के दौरान इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते होंगे, इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ा। इस समय होने वाले अनुष्ठानों द्वारा विजयनगर के शासक अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करते रहे होंगे। इन अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, अश्व पूजा और भैंस आदि की बलि भी सम्मिलित थी। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था। इस महानवमी डिब्बा में एक के ऊपर एक 2 मंच निर्मित थे। महानवमी डिब्बा पर कुछ चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं, जो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। अब है कमल महल। ये क्या है? विजयनगर की एक अन्य सुंदर इमारत है कमल महल। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है, अतः 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण कमल महल के रूप में किया। इसका उपयोग किया था, इस बारे में इतिहासकारों का एकमत नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि संभवतः ये एक परिसदनीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में कोई भी यात्री कन्फर्म नहीं है कि वाकई में वो क्या था, लेकिन जो संभवतः मतलब अनुमान के तौर पे कहा गया कि जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है वैसे ये भी एक परिसदन भवन था जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर प्रशासकीय मामलों में परामर्श करता था। कमल महल के समीप ही एक हाथियों का अस्तबल भी बना हुआ है। यह लंबाई में एक विशाल इमारत थी एवं स्थापत्य का एक प्रमुख नमूना भी था। कमल महल हाथियों का के अस्तबल के स्थापत्य पर भी इस्लामी भवन निर्माण कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। तो ये है कमल महल, यहाँ पे हाथियों को रखा जाता था, ये हाथियों का अस्तबल था। ये कमल महल नहीं है, सॉरी, ये कमल महल के निकट एक स्थापत्य का उदाहरण है जिसमें कि हाथियों को रखा जाता था। ये हाथियों का अस्तबल है। तो इसको बनाने में जिस शैली का प्रयोग किया गया है वो भी इंडो इस्लामिक शैली है, मतलब भारतीय शैली और इस्लामिक शैलियों का दोनों का सम्मिलित रूप है, जो कि इंडो इस्लामिक शैली के रूप में बना हुआ है। तो ये था विजयनगर के स्थापत्य के कुछ उदाहरण।
इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर के स्थापत्य की विशेषताओं को देखेंगे कि उसकी जो भी स्थापत्य की चीज़ें जो बनी हुई है उसकी खास विशेषता क्या है, उसमें गुंबद है, मेहराब है, या फिर कुछ और किस तरह से बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें आप लोगों ने सीखी होंगी। थैंक यू।